हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गर्विक दुहान। बहुत दिन से मैं बोल रहा था कि मैं पहले ट्वेल्थ के जो भी एडमिशन्स हैं, ट्वेल्थ के बाद में जिनको यूएस आना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आना है या फिर आना है जैसे भी है, तो जो मैंने बताया था कि भाई 60,000 से 70,000 रुपये लगते हैं प्रोसेस के, वो सिर्फ सेल्फ प्रोसेस के हैं। बाकी जिनको किसी एजेंट से कराना है या किसी कंसल्टेंट से कराना है वो उसकी फ़ीस वगैरह चार्ज कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिर्फ ट्वेल्थ के अंडर ग्रेजुएट के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो होती हैं आपकी परसेंटेज की। आपके ट्वेल्थ में परसेंटेज कितनी है? अगर मैं बात करूं कि आपका 70% अबो है ट्वेल्थ में, चाहे वो आपका आर्ट्स में हो या आपका कॉमर्स में हो या आपका नॉन मेडिकल में हो या मेडिकल में हो, जो भी आपके पास में है, तो अगर जिसके 70 अबो हैं तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। जिसके अगर मान लो 70 से कम है, 60 और 70 के बीच में, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से आपकी 40 यूनिवर्सिटी निकल जाएंगी, आपके पास 60 यूनिवर्सिटी बचेंगी। अगर मैं बात करूँ 55 और 60 की परसेंटेज के बीच में, तो उसकी परसेंटेज और कम हो जाएगी। उसके शायद 100 में से 10 ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ के मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर मैं 55 से कम की बात करूँ तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि 55 से कम वाले का भी हो जाएगा। रही बात, उससे अलग बात मैं करता हूँ, आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स का वैलिड मिनिमम होना चाहिए। जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा वो 6 मंथ्स का मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि आईलेट्स का जो स्कोर है ओवरऑल 6 बैंड होना चाहिए। उसमें एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कर देता हूँ। आपका जो आईलेट्स का टेस्ट है उसके राइटिंग और स्पीकिंग में 5.5 बैंड भी चल सकते हैं, बट आपको उसको लिसनिंग और रीडिंग में कवर अप करना पड़ेगा। मे बी आपके लिसनिंग में और रीडिंग में सेम बैंड आ गए और उसमें 5.5 आ गए, तो ओवरऑल जितना आपको वो 6 बैंड होना चाहिए, वो उसकी बात होगी। अगर मैं पीटी की बात करूँ, पीटी का मोस्टली लोग बोलते हैं कि 55 में हो जाता है, बट अगर आपकी परसेंटेज ट्वेल्थ में 70 अबो है, अगर आपका 55 का पीटी में स्कोर है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप दोबारा से बेसिक से दे लें, आप उसको मिनिमम 58 करके लेके आएँ। ठीक है, तो आपको ही बेनिफिट होगा उस चीज़ के लिए। उसके बाद मैं करता हूँ ड्यूलिंगो की बात। ड्यूलिंगो का आपको 160 में से 100 अबो रखना है, चाहे वो 100 हो, 105 हो या 110 हो या 115 हो या 120, जितना ज़्यादा होगा वो उसके हिसाब से बेस्ट है। और मैं अगर इनकी बात करूं कि आईलेट्स की फ़ीस भी 14,000 के अराउंड है, रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। पीटी की भी और अप्रोक्सीमेटली सेम है। और ड्यूलिंगो की $49 है। अगर मैं बात करूं तो 3,800 रुपये या 4,000 रुपये के बीच में आपको पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक और एडिशनल चीज़ कर देता हूँ, मोस्टली लोग वो देते नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बोलते हैं कि हार्ड है थोड़ा वो टेस्ट। टोफल की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोफल की फ़ीस है $100 से $120 के अप्रोक्सीमेटली बीच में वेरी करती है। वो लोकेशंस पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस लोकेशंस में आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो, जैसे भी आपका कर रहे हो, तो उसके हिसाब से वो चीज़ होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके ना 3 टाइप होते हैं टोफल के। इसमें क्या होता है, एक पेपर बेस्ड होता है, एक सीबीटी होता है, एक आईबीटी होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक इंटरनेट बेस्ड होता है। तो उनके अलग अलग बैंड स्कोर होते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर के बेस की बात करूँ, अगर आपको 5.5 और 6 बैंड के बीच में रखना आईलेट्स के कंपैरिजन में, तो आपको 513 से 547 का पेपर का स्कोर बीच में रखना पड़ेगा। और अगर मैं इसी बैंड को 6.5 से 7 बैंड के बीच में करूँ तो 550 से लेके 587 के बीच में वेरी करना पड़ेगा। अभी मैं करता हूँ सीबीटी की बात। 5.5 से 6.5 आईलेट्स के कंपैरिजन में 183 से 210 आपको करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 6, 6.5 और 7 के बैंड के बीच की बात करूँ, 213 से 240 के वेरी करेगा ये स्कोर है। अगर मैं आईबीटी की बात करूँ तो आपको 65 से लेके 78 तक के बीच में वेरी करना पड़ेगा, जो 5.5 और 6 के इक्विवेलेंट रहता है। अगर मैं उसको 6.5 से और 7 के बीच के वेरी करता हूँ तो 79 टू 95 का स्कोर आपको आईबीटी में करना पड़ेगा। ये है टोफल का एक ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप उसकी साइट्स वगैरह विजिट कर सकते हैं। गूगल में सिंपल सा लिखना है कि आपको टोफल वगैरह के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे भी आप उसमें सर्च करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं एडमिशन की बात करता हूँ, आपको करना कैसे है। आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट होगी, उसको स्कैन कर लो। पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स मिनिमम वैलिड होना चाहिए, उसको स्कैन कर लो। उसके बाद जो भी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसकी एक पीडीएफ आप डाउनलोड करके रखो, जो भी आप एलिजिबिलिटी बनती है।
तो मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, मैं उसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे एक चीज़ लगी। जैसे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस अलग अलग हैं। लॉस एंजलिस में है, फिर सैन बर्नार्डिनो है, फिर फ्रिजनो है, फोंटाना है, सैन डिएगो है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप कैसे भी करके आपको सिर्फ उसका लॉगिन अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद में आपको सिंपल सी चीज़ है, उसमें आप कैंपस भी सर्च कर सकते हो। तो कैंपस में आप जैसे सर्च करोगे मल्टीपल है, आप उसमें उसके टैब है, आप जितनी भी आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, इधर वो आपका इंजीनियरिंग का कोर्स हो, आपका साइंस का हो, फिजियोथेरेपिस्ट का हो, या आपका कोई मेडिकल लाइन का है, वेटनरी डॉक्टर का है, या फिर आप नर्सिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप किसी एग्रीकल्चर का करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल का करना चाहते हैं, जो भी आपके प्रीफ्रेंस है उसके हिसाब से आपको उसमें हर कैंपस में दिखेगा। ऑनलाइन कोर्स होगा या ऑन कैंपस होगा, आपको ऑन कैंपस करना। उसके सामने आप चेक करोगे ना तो आपको वो शो भी करेगा ये किस इनटेक का, फॉल इनटेक है, समर इनटेक है, या फिर विंटर का इनटेक है। तो वो आपको सब कुछ दिखा। आपको मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा CSU का। फॉर एग्जांपल आपको अगर चेक करना है, आप उसको लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद में एक टैब आएगा सामने की सर्च यूनिवर्सिटीज और सर्च कैंपस। तो आप किसी भी सर्च करोगे तो आपको उसी यूनिवर्सिटी के सारे प्रोग्राम वो वहाँ पे दिखा देगा। बट इससे पहले आपको एक चीज़, सबसे बेस्ट जो चीज़ है, मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। ऐसा नहीं हो कि आप उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर पाओ और आप अप्लाई कर दो, आप अपने पैसे वेस्ट कर दोगे। आप अप्लाई करने से पहले उसकी चीज़ें चेक कर लेना। तो फिर आप जैसे ही आप उसको सबमिट कर दोगे, उसकी पेमेंट वगैरह कर दोगे, तो आपको उसकी फ़ीस वगैरह सबमिट करने के बाद में आप 1 वीक और 2 वीक्स के लिए आप उसको छोड़ दो। आप उसको वेट करो, आप यूनिवर्सिटीज़ का आपको पास रिस्पॉन्स आएगा। ईदर वो आपको एक्सेप्टेंस करेंगे या ईदर वो रिफ्यूज़ करेंगे, बट आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। नोटिफिकेशन आपकी जो आप मेल आप जो उसमें डालोगे उससे आपको पास में इन्फॉर्मेशन पक्का आएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद में आप को I-20 के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। I-20 के लिए मैंने जो बताया है कि भाई आपको 3 डॉक्यूमेंट की सबसे मेन ज़रूरत है, जो आपको फिनेंशियली फ़ंड शो करना पड़ेगा। उसके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें उनको लगे कि हाँ इसके जो भी मिनिमम फ़ंड है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो $25,000 से लेके $30,000-32,000 के बीच में वेरी कर सकती है। तो आपको उतने पैसे दिखाने पड़ेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा अगर वो आपको $30,000 बोले तो आप 1.5 टाइम्स उसको शो करना। कई बार क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा कन्विंस करना हो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि आपको ना वो चीज़ें, आपको वो उस चीज़ पे क्वेश्चन ही ना करे। ऐसा नहीं है कि उसने अगर आपको इतने पैसे कहें कि तो उतने ही दिखाने हैं, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखाओ। उससे क्या होगा कि उस चीज़ के क्वेश्चन आपसे किए ही नहीं जाएंगे। तो अगर मैं इसमें ऑप्शनल की भी बात करूँ, बहुत सारे हैं कि भाई जितने भाई हैं गरीब हैं, जैसे मेरी फैमिली से थे, चीज़ों के अलग अलग चीज़ें हैं, कोई नहीं अरेंज कर पाता है इन चीज़ों के क्योंकि पैसे इतने नहीं होते हैं। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो जब भी आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाए, ऑफ़र लेटर के बाद में आप किसी भी बैंक को विजिट कर सकते हैं। उनको सिर्फ आपको बोलना है कि आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, आपको US जाना है। US जाने के लिए आपको उसको फंड शो करना पड़ेगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं I-20 के लिए। तो आप वो फंड शो कर देना। फंड शो करने के बाद में आप उनके पास जाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो है बैंक लेटर। उनको बोलना कि ये इतना फ़ंड है, आप वो शो कर दो। फिर उसके बाद में एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। मान लो कि भाई आपके फादर के पास, आपकी मम्मी के पास उतने बैंक में पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे हैं या कुछ भी है, तो आप किसी भी अपने रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने ली थी। आप अपने मामा की ले सकते हो, आप अपने ताऊ जी के जितने भी लड़के हैं, आपके भाई वगैरह जो लगते हैं, कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो जिसका ट्रांजेक्शन्स का उतना मोड है, उस एफिडेविट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप यहाँ स्टडी करने आओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। तो वो एफिडेविट आप तहसील में जाके ₹100 का एक स्टाम्प पेपर है, वो आपको उस पर एफिडेविट बनवाना है कि ये मेरा नेफ्यू है और मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ और इसको मैं US में पढ़ने के लिए या फिर बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए इसको फिनेंशियली सपोर्ट करूँगा। इसकी जितनी भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ट्यूशन फीस वगैरह हैं, सबकी टेक केयर मैं करूँगा खुद से। तो एफिडेविट बनना 3 ही डॉक्यूमेंट है। जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर जाए, तीनों डॉक्यूमेंट उसी की मेल आईडी पे वो बताएंगे कि आपको कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इवन अपलोड करने पड़ेंगे या इवन मेल में आपको भेजने पड़ेंगे। उनकी स्कैन करके PDF बना लेना, भेज देना।
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वीक या 2 वीक्स का फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। मे बी ऐसा है कि आपको 1 वीक से पहले भी आ जाए। मेरा तो 4 दिन में आ गया था, बट कभी ये होता है कि मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मैं किसी दोस्तों की हेल्प की है, उनका 10 दिन में भी लगा है, 15 दिन में I-20 हुआ है, मे बी 20 दिन भी लग जाएँ, 1 महीना भी लग सकता है। ऐसा नहीं है उस चीज़ में कि, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। तो आपका जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे तो आप वेट करो 1 वीक और 2 वीक्स का, फिर से आपके पास डॉक्यूमेंट आएगी। वो प्रॉपर पीडीएफ एक सिंगल पीडीएफ फाइल भेजेंगे, जिसमें आपका ऑफर लेटर होगा, जिसमें आपका I-20 होगा, और जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको भेजेंगे। और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा वीज़ा एम्बेसी का प्रोसेस। ठीक है, वीज़ा एम्बेसी के प्रोसेस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको DS-160 फिल करना पड़ेगा। DS-160 की 160 वो जो हम बोलते हैं वो फॉर्म है, वो एम्बेसी की फ़ीस वाला ही फॉर्म है। एम्बेसी के लिए जो भी चीज़ें आपको सारी डिटेल, उसमें बहुत सारी डिटेल पूछेंगे आपसे, आपका पासपोर्ट के बाद में आपका एड्रेस, आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा वो कब से रह रहे हैं, आपके फादर की इनकम क्या है, आपके मम्मी क्या करती है, आपने कहीं और जॉब भी की है क्या। आपको मैं सजेस्ट करूँगा जो भी डिटेल रियल है वो सारी डिटेल रियल उसमें डालनी है। और जिस भी भाई का एडमिशन हो रहा है वही फॉर्म फिलअप करेगा, तो क्योंकि वो कल को बाद को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब वो हेल्पफुल होगा। आपने जो डिटेल दी है, इवन आपको वो व्हाट्सएप की नहीं, आपको ट्विटर अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आपका लिंक्डइन अकाउंट होगा, सारी डिटेल वो पूछेंगे, आपको वो रियलिस्टिक ही डालनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको कुछ से भी पूछ लेगा। ऐसा एक चीज़ सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऐड कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो कि आपका अगर कोई रिलेटिव यूएस में बैठा हुआ है और आप सोचो कि वो सारा प्रोसेस कर दे, आपका फील कर दे सब कुछ। नहीं, आपका 100% रिफ्यूज़ हो जाएगा वीज़ा, क्योंकि वो लोकेशन ट्रैक करते हैं। जब हम यहाँ से नेट से आपकी लॉगिन आईडी लेके हम ओपन करेंगे तो ये सर्वर से ट्रैक हो जाता है और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। एक मेरे फ्रेंड की सिस्टर के साथ हुआ था, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ वो चीज़ें ना कीजिए, तो खुद सेल्फ कीजिए। उसके साथ में फिर आपको सर्विस फीस भरनी पड़ेगी। DS-160 $160 होगी है, सर्विस फीस आपको $350 है। जो $160 है वो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। सर्विस फीस आपकी भी ऑनलाइन भी हो जाएगी, बट जो DS-160 के वो आपको बैंक में भी जाके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैंक में कराई थी। और जितनी भी सारी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे सिर्फ वो क्रेडिट कार्ड ही वैलिड होगा। और इसमें मैं जितनी भी और बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपको फंड शो करना, वो करंट अकाउंट मत करना, वो सिर्फ सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो उसके बाद जब आपका I-20 आ जाएगा, DS-160 आप फिलअप कर दोगे, आप सर्विस वगैरह का फिलअप कर दोगे, फिर आपको वीज़ा का प्रोसेस करना है, जो आपको बायोमेट्रिक की डेट मिलेगी, जहाँ से आपको इंटरव्यू की डेट मिलेगी। जितने भी ये डॉक्यूमेंट है सारे आपको, ये यहाँ तक का प्रोसेस है। आपको डेट लेनी है, आप खुद भी डेट ले सकते हो। आप ट्विटर पे आपकी जो US एम्बेसी की जो इंडिया में है जो भी है आपकी, वो वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्लॉट ओपन हो गए तो आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो कि वीज़ा स्लॉट्स ओपन है। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत बार होता है कि आप जब स्लॉट्स बुक करने के लिए जाओगे ना, आपको वो पहले बायोमेट्रिक का स्लॉट्स देगा, डेट और टाइम सब कुछ देगा, बट उसके बाद जब आप आगे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो शायद आपको डेट अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये मत समझना कि भाई आप पहले बायोमेट्रिक का, नहीं, दोनों डेट आपको साथ में मिलेंगी। साथ में इन दी सेंस आपको दिखेगा मुझे किस डेट पे और किस टाइम पे मिल रहा है। मान लो अगर मैं 15 तारीख को मुझे बायोमेट्रिक मिल रही है, तो शायद जब मैं बुक करते जाऊंगा तो मे बी 20 तारीख की मिलेगी। आपको जो भी डेट मिले तुरंत बुक कर लेना, क्योंकि इतना वीज़ा स्लॉट्स का हर्डल चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसमें बिल्कुल नहीं चाहे आपको मुंबई का मिले, कलकत्ता का मिले, चेन्नई, हैदराबाद, जो भी आपके पास में जो भी होगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप नियरेस्ट में जाएँ। उसका भी एक बेनिफिट होता है। कई बार वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कि आप यहाँ पे क्यों, आप वहाँ पे क्यों नहीं ट्राई किया। तो फिर वही होता है कि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उतना टाइम लगेगा, चीज़ें फिर थोड़ी बहुत नेगेटिव साइड भी चली जाती हैं। मैं सोचता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। तो यहाँ तक का ये प्रोसेस है, आपको ये सेल्फ प्रोसेस है, जिसका टोटल खर्चा 60 से 70 हज़ार रुपये ही आता है। ठीक है, आप ये कीजिए। आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए मैं बैठा हूँ। सिर्फ मेरी साइड से ये समझ लो कि मैं सिर्फ अपने भाइयों की, और जितने भी हैं गरीब भाई जो भी हैं, जिसका भी ड्रीम है, चाहे वो अमीर है, जैसा भी है, मुझे सिर्फ हेल्प करनी है अगर उनको प्रोसेस नहीं पता है। और मेरा एक और इंटेंशन है ये वीडियो वगैरह बनाने का कि आप लोग सीख जाएं। आप लोग सीखोगे तो फिर आप एक दूसरे की ओर करोगे, करो या ना करो, चलो वो तो आपकी चॉइस है, बट मेरी है ये चॉइस कि भाई मुझे अपने भाइयों की जितने भी हैं जिनको रास्ते ही नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ। तो आगे का इसके बाद का जो प्रोसेस है, वीज़ा इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस है, वो सारा का सारा प्रोसेस मैं अलग वीडियो व्लॉग बनाऊँगा। तो उसमें आपको
वीज़ा इंट्रो का और जो मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट पड़ी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें लिंक वगैरह सब कुछ डाल दूँगा। तो वो सारी चीज़ नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि आपको किस स्टाइल पे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सारी नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो का दी एंड करते हैं। ओके, गुड लक, बाय बाय।